इसके बाद मैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ अकोला, न सिर्फ महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में बहैसियत शायर अपना नाम रोशन किया है और साबिक सेशन जज के ओहदे से रिटायर हुए हैं, जनाब मंजूर नदीम साहब को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूं कि वह आए और अपने ख्यालात से नवाजें। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जनाब मंजूर नदीम साहब। आज के इस जलसे के सदर मोहतरम अज़हर साहब, मुफ्ती अशफाक साहब, डॉक्टर ज़ीशान साहब, शौकत अली मीर साहब और सर बैठे हैं हमारे, मैं नाम भूल रहा हूँ, और मोअज़्ज़िज़ सामईन, आज से तकरीबन 4 साल पहले जब इस एनजीओ का इफ्तिताह हुआ था, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए थे फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन का। तो उस वक्त मैंने जो अपने ख्यालात रखे थे तो एक पेशन गोई मैंने की थी एक शेर की शक्ल में कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और आज मैं इन 4 साल के अरसे में, इस 4 साल के अरसे में अपनी इस पेशन गोई की ताबीर देख रहा हूँ। मैं इस एनजीओ का लीगल एडवाइज़र भी हूँ, इसलिए मेरे पास फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन के अरकान गाहे गाहे आते रहते हैं। मैं उनसे मिलता रहता हूँ, कुछ मशवरे भी देता रहता हूँ, और मैं उनके आज़्म और हौसले को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वाकई ये काम करने का जो जज्बा इनके दिल में है ये बहुत अपीलिंग है, बहुत कम जगहों पर देखने को मिला है। और इस 4 साल के अरसे में इन लोगों ने रोटी बैंक का क़याम अमल में लाया, उसके बाद में कपड़ा बैंक भी आया, कपड़े बैंक के बाद में मेडिकल रिलीफ सेंटर भी आया, और माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर का भी आज इफ्तिताह हुआ है मुफ्ती अशफाक साहब के हाथों। और ये जो कोरोना की ये महामारी का जो ये चला है, इस दरमियान में भी इन लोगों ने जितना बढ़ चढ़कर रोटी बैंक के माध्यम से कहिए काम किया है, पूरे अकोला शहर ने देखा है। मुझे आज चूँकि टॉपिक दिया गया है यौम-ए अक़लियती हुकूक़, उस ताल्लुक़ से कुछ बात ज़रूर करनी है, इसलिए कि उस ताल्लुक़ से अभी बात हुई नहीं है। मैं थोड़ा वक्त लूँगा आप लोगों का उस तारीख पर बोलने के लिए, लेकिन इन लोगों की जो कारकिर्दगी है, अगर इसको बोलने के लिए बैठूं तो और बहुत वक्त लगेगा, लेकिन समंदर को कूजे में भरने का काम शायरी करती है। और गलती से कहिए या जो भी कहिए, मैं जज होने के अलावा एक शायर भी हूँ, इसलिए समंदर को कूजे में भर के आगे चलूँगा। तो आप कूजा मुलाहिजा कर लें, कहा है कि उड़ते हैं शहर भर में बहुत खूब इनके रंग। इनकी चारों जो एनजीओ जो काम कर रही हैं उनका अहाता करने की कोशिश मैंने की है। उड़ते हैं शहर भर में बहुत खूब इनके रंग, रोटी का बैंक पास है कपड़ों के थान भी। उड़ते हैं शहर भर में बहुत खूब इनके रंग, रोटी का बैंक पास है कपड़ों के थान भी। अक़लियतों का दर्द ही ये बांटते नहीं, अक़लियतों का दर्द ही ये बांटते नहीं।
तिब्बी मदद में रखते हैं गैरों का ध्यान भी, तिब्बी मदद में रखते हैं गैरों का ध्यान भी। उड़ते हैं शहर भर में बहुत खूब इनके रंग, रोटी का बैंक पास है कपड़ों के थान भी। अक़लियतों का दर्द ही ये बांटते नहीं, तिब्बी मदद में रखते हैं गैरों का ध्यान भी। हज़रात, आज के इस जलसे में कुछ लोगों का इज़ाज़ भी हुआ, मैं उन लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन आज का दिन जो 18 दिसंबर का जो दिन है, यौम अक़लियती हुकूक़ के तौर पर भी मनाया गया है। बम्बई में बहुत बड़ा जलसा अबू आसिम आज़मी साहब की सदारत में आज हुआ है। और अक़लियतों की जहाँ बात आती है, हम भी इस मुल्क में सबसे बड़ी अक़लियत हैं। अक़लियतों की जब बात आती है तो अक़लियतों के मामले कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या इंसाफ हो रहा है या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये सारे सवालात खड़े होते हैं। और मौजूदा हालात में तो कुछ ज़्यादा ही खड़े हो रहे हैं। मैंने लॉ पढ़ा है, मैं जज भी रहा, यहाँ वकील भी हजरात भी शायद हैं दो चार। हिंदुस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि हिंदुस्तान के आइन में माइनॉरिटी नाम का जो शब्द है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अलबत्ता एक दूसरा एक्ट है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट, इस तरह का कुछ नाम है। उसके सेक्शन 2 में 6 मज़ाहिब को हिंदुस्तान में माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, ये 6 मज़ाहिब हैं जिनको उस एक्ट के अंदर माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। और उसमें मुस्लिम लोग जो हैं, मुस्लिम में माइनॉरिटी जो है, ये सबसे बड़ी माइनॉरिटी है हिंदुस्तान में आबादी के एतबार से। और मुसलमानों की माशी पसमानदगी और मुसलमानों की दीगर मसाइल को देखते हुए गालिबन 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो एक जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे साबिक, उनको कमीशन, उनके नाम से कमीशन की तश्कील दी गई थी कि वो मुसलमानों के मसाइल को और मुसलमानों के हालात को उजागर करें, उनके ताल्लुक़ से कुछ स्टडी करके कुछ गवर्नमेंट को सुझाव दें कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत के बारे में क्या किया जा सकता है। सच्चर कमेटी ने 2007 में गालिबन अपनी रिपोर्ट पेश की सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये रिपोर्ट जिन लोगों ने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को सुनकर यह ताज्जुब होगा कि जस्टिस सच्चर कमीशन ने मुसलमानों के ताल्लुक़ से उस रिपोर्ट में ये कहा है कि जहाँ तक माशी और समाजी पसमानदगी का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान के मुसलमान लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के भी पीछे हैं। और यहाँ की बड़ी बड़ी मुलाजिमतों में, IAS में, IPS में इनका परसेंटेज 3 या 4% से ज़्यादा का नहीं है। ये सब बातें उसके अंदर कही गई, लेकिन उसके बाद में एक सवाल ये आया, मुतालबा भी उठा, बहुत ज़ोर से उठा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन की सहूलत उनके लिए दी जाए, सरकारी मुलाजमतों में और तालीमी इदारों की एडमिशन प्रोसेस में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। अजहर साहब यहाँ बैठे हैं, शायद उनको याद हो,
2014 में गालिबन जब महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस वालों की मखलूत हुकूमत थी, उस वक्त मराठा कम्युनिटी को 14% और मुसलमानों को 5% इस तरीके का तालीमी इदारों में और सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन देने के ताल्लुक से गवर्नमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। और इससे पहले कि वो नोटिफिकेशन एक्ट में तब्दील हो, इसलिए कि पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में उसके ऊपर बहस और चर्चा होकर वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। उससे पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए ये मामला, ये नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसमें ये कहा कि मुसलमानों को या किसी भी मजहब के लोगों को हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये बात भी साथ ही साथ कही गई कि जहां तक तालीमी इदारों में एडमिशन्स के रिजर्वेशन का सवाल है, ये मुसलमानों को दिया जा सकता है। और ये जजमेंट जिस वक्त आया, उसके कुछ ही दिनों बाद इत्तेफाक ये हुआ 2014 में कि फिर बीजेपी और शिवसेना गवर्नमेंट, मखलूत गवर्नमेंट का कायम अमल में आया महाराष्ट्र में, तो उन लोगों ने मुसलमानों के इस मुतालबे को पसे पुष्ट डाल दिया। उन्होंने कहा ये हम नहीं देंगे। लेकिन अब हालात बदले हैं। अब फिर से किन जमातों की जो हमारे यहाँ सरकार चल रही है, बीजेपी अब नहीं है, तो अक़लियतें इस वक्त, और ख़ासतौर से मुस्लिम अक़लियत इस वक्त इस बात के मुतकाज़ी है कि इस मुतालबे को फिर से उठाया जाए कि उनको तालीमी इदारों में रिजर्वेशन दिया जाए। अगर हम दूसरी रियासतों की तरफ देखें, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आंध्रा जाइए आप। आज मेरी आंध्रा के एक बहुत मुतबर हस्ती से मेरी फ़ोन पर बात भी हुई है। आंध्र प्रदेश में ये रिजर्वेशन दिया गया है। वहाँ पहले 12% रिजर्वेशन दिया गया था मुसलमानों को, सरकारी मुलाजिमतों में भी और एडमिशन की संस्थाओं में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के ताल्लुक से 12% रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन ये 12% रिजर्वेशन बाकी लोगों को जो रिजर्वेशन जो दिए जा गए थे, उनकी सबकी मिलाद तादाद जो है वो 50% के ऊपर हो रही थी। इसलिए वहाँ की हाईकोर्ट ने उसको मना किया कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन खत की तरतूब नहीं है। तो उसके बाद में फिर उसको रिड्यूस करके अभी 4% का रिजर्वेशन वहाँ मुसलमानों के लिए तालीमी इदारों के एडमिशन के सिलसिले में भी और सरकारी मुलाजिमतों के सिलसिले में भी 4% का रिजर्वेशन मुसलमानों को आंध्र प्रदेश में दिया जा रहा है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ केरला में भी है, बिहार में भी है और तमिलनाडु में कुछ रियासतें हैं जहाँ ये रिजर्वेशन दिए गए हैं। वहाँ कुछ रियासतों में 50% के ऊपर भी कोटा गया है। तो इस सिलसिले में मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस, उनकी एक केस लॉ इस सिलसिले में आई थी कि जहाँ तक रिजर्वेशन का मामला है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में गैर मामूली सूरत हाल अगर है तो ये परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो 50% को भी एक्सीड कर सकता है। ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि 50% ही पर रुक जाए। हम उसमें भी नहीं जाते। हमारा मुतालबा ये होना चाहिए और उठ रहा है, और मैं ये गुजारिश करूँगा इस एनजीओ से भी कि वो भी इस सिलसिले में कोई रेजोल्यूशन अगर ले तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जब यहाँ बात अक़लियतों की चल रही है और आज अक़लियतों का यौम है, आज अक़लियतों के हुकूक़ का यौम है, इसलिए इस मसले पर भी गौर व खौस होना चाहिए और इस तरीके का मुतालबा गवर्नमेंट से हमने करना चाहिए ताकि हमारी कौम के बच्चे
अच्छी जगहों पर अच्छे कॉलेजेस में रिजर्वेशन के सहारे से दाखिले पा सकें और सरकारी मुलाजिमतों में भी अगर मुमकिन है तो उनकी शिरकत हो सके, उनको ये मिल सके। और मैं इस मरतबा ये भी कहना चाहूँगा अभी, हाँ, एक और ख़ास बात, एक और चीज़ है जिसके झंडे तले मुसलमानों को और दीगर अक़लियतों को रिजर्वेशन मिल सकता है। एक चीज़ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और जैसे कि मैंने कहा, सच्चर साहब ने क्लियर कहा है हिंदुस्तान मुसलमानों की माशी सूरत हाल के बारे में कि किस कदर नाजुक है, मैंने मिसाल को बताया है। तो आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों गालिबन 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ पास हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। अब उसमें अक़लियतों के साथ में किस तरीके से ज़्यादती हो रही है ये भी मैं थोड़ा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। वो जो लॉ बना है, जो 2019 का में गालिबन बीजेपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉ बना है, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए है और माशी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन कौन लोग आते हैं उस लॉ के हिसाब से ये मैं आपको गुज़ार कर दूं कि वो तमाम लोग जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए है। अब कोई मैथमेटिक्स दां अगर यहाँ बैठे हों तो हिसाब करके बताएं कि सालाना आमदनी 8 लाख यानी एक महीने की मैं समझता हूँ 60-65 हज़ार रुपये होती है। सालाना आमदनी 8 लाख यानी एक महीने की उसको 12 से तकसीम अगर दिया जाए तो गालिबन 60-65 हज़ार होंगे। तो जिनकी 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है और अगर उनके पास में खेती है तो 5 एकड़ से ज़्यादा खेती नहीं है, इतने सब लोग उसमें वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में बैठ जाते हैं। मतलब और उसमें अक़लियतों के ताल्लुक से कुछ नहीं है, ये जनरल बात है, ये एक्टिव का है। तो इसमें अक़लियतों का कहाँ ख्याल रखा गया है? और इसमें अब मुझे आप ये बताइए कि एक आदमी है या एक फैमिली है, 60-65 हज़ार रुपये महीना वहाँ मिल रहा है, 4-4.5 एकड़ खेती भी है उनकी, वो भी जब उसके अंदर एडजस्ट हो जा रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो ये जो गरीब गुरबा लोग हैं जो अक़लियतों को बिलोंग करते हैं, तो इन लोगों को उसके अंदर क्या इंसाफ मिल सकता है? तो हमको ये भी मुतालबा हम कर सकते हैं कि भी ठीक है, मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता तो हमको मजहब के नाम पर ना दिया जाए। लेकिन सच्चर कमेटी ने जो ऑब्जर्व किया है, हमारी माशी हालत को जो जज किया है और हमारी जो पसमानदगी जो लोगों पर आया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हमें कितना है, तो उसको मलहूज़ रखते हुए सरकारी मुलाजिमतों में हमको मजहब की बुनियाद पर ना सही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बुनियाद बनाकर ही हमको रिजर्वेशन दिया जाए। और फिर अच्छा, हमको सिर्फ मुसलमानों को ही ना दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब अक़लियती हुकूक का मामला है, और ये एनजीओ से भी मैं ये कहूँगा कि यही बात का ख्याल रखेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही इस मुल्क में अक़लियत में नहीं है, दीगर कौमें भी जिनका मैंने जिक्र किया वो भी अक़लियतें हैं हमारी। आपको उनकी भी सेवा करनी है अगर अक़लियतों को आपको राइट देना है तो हम सब अक़लियतों ने मिलकर भी अगर इसको ये किया कि भाई ऐसा कोई एक कानून हमको दिया जाए कि जिसमें अक़लियतों को उनका हक दिया जाए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो पूरा जो लाभ है वो अक़लियतों को दिया जाए, अक़लियतों के लिए वो लॉ हो, ये जनरल कैटेगरी के लिए लॉ ना हो। तो ये मुतालबात हैं, इन मुतालबात को उठाना चाहिए, तभी हुकूक का जो अक़लियती हुकूक का जो ये है वो ये होगा। मैं इस सिलसिले में यहाँ के जो फ्लाइंग कलर्स के एजुकेशन के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले पर गौर करें। और अज़हर साहब बैठे हैं मोहतरम हमारे,
और उनकी इजाज़त से अगर ये भी हो तो इस सिलसिले में आज कोई करारदाद भी अगर इस जगह पास होती है जो गवर्नमेंट को भेजी जाए कि भाई इस तरीके से लॉ बनाया जाए कि हमको पहली बात तो यह है कि तालीमी इदारों में रिजर्वेशन दिया जाए, फिर उसके बाद में मज़हब की बुनियाद पर अगर नहीं दिया जा सकता तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हमारी हैसियत को कंसिडर करके जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रेंज में आते हैं और अक़लियतों को बिलोंग करते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं दीगर अक़लियतें भी इसमें आ जाएं, इन लोगों के लिए भी कोई ऐसा लॉ बनाया जाए कि हमारे को ये रिजर्वेशन की फैसिलिटी दी जाए, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा कदम होगा। मेरे पास में कुछ इस सिलसिले में अगर अज़हर साहब मुझे इजाज़त दें सदर मोहतरम, तो कुछ अशार हैं इस सिलसिले में, वो मैं पेश करके अपनी जगह लूँगा। हज़रत मैं अज़हर साहब मैं कुछ अशार पेश करूँ, कुछ अशार पेश कर दूँ आपकी इजाज़त से। मुलाज़ा फरमाए, मैंने ये असल में कुछ ये आज इस पर फेसबुक पर और इन पर बहुत चल रहे हैं, ये अशार मैंने डाले थे। ये एक हमारा मुतालबा ही है, ये जो मंजूर मुतालबा है, हैं झोंपड़ियाँ तंग जिया मांग रहे हैं, हैं झोंपड़ियाँ तंग जिया मांग रहे हैं, मिट्टी के दिए ताज़ा हवा मांग रहे हैं, मिट्टी के दिए ताज़ा हवा मांग रहे हैं, लौ इनकी जो उठ जाए तो छट जाएं अंधेरे, लौ इनकी जो उठ जाए तो छट जाएं अंधेरे, जलने में सहूलत ये ज़रा मांग रहे हैं, जलने में सहूलत। ये मुतालबा है एक्चुअली गवर्नमेंट से, मैं मुतालबे ही की बात कर रहा हूँ, ये मुसलमानों के लिए एक मुतालबा किया जा रहा है। लौ इनकी जो उठ जाए तो छट जाएं अंधेरे, जलने में सहूलत ये ज़रा मांग रहे हैं, कुर्बानियाँ दी थी यहाँ अजदाद ने जिनके, कुर्बानियाँ दी थी यहाँ अजदाद ने जिनके, वो खस्ता जिगर दादे वफ़ा मांग रहे हैं, वो खस्ता जिगर दादे वफ़ा मांग रहे हैं। कोरे पर लिया करते थे तुम जिनसे अंगूठा, कोरे पे लिया करते थे तुम जिनसे अंगूठा, अब लोग वो कागज़ पे लिखा मांग रहे हैं, कोरे पे लिया करते थे तुम जिनसे अंगूठा, अब लोग वो कागज़ पे लिखा मांग रहे हैं। गर्मी थी यहाँ जिनके बुजुर्गों के लहू से, गर्मी थी यहाँ जिनके बुजुर्गों के लहू से, वो कांपते जिस्मों पे रिदा मांग रहे हैं, वो कांपते जिस्मों पे रिदा मांग रहे हैं। महकेंगे तो कर देंगे फ़ज़ाएं ये मुअत्तर, महकेंगे तो कर देंगे फ़ज़ाएं ये मुअत्तर, गुंचे हैं फ़कत लम्से हवा मांग रहे हैं, गुंचे हैं फ़कत लम्से हवा मांग रहे हैं। सरकारी दफातर हों के तालीमी इदारे, जवाब साहब से देखिए कि सरकारी दफातर हों के तालीमी इदारे, नाम अपने लिए थोड़ी सी जगह मांग रहे हैं, नाम अपने ये थोड़ी सी जगह मांग रहे हैं। मज़हब में न उलझाओ कि बदहाल भी ये हैं, मज़हब में न उलझाओ कि बदहाल भी ये हैं। कब हक़ से नशिस्तें ये सिवा मांग रहे हैं, कब हक़ से नशिस्तें ये सिवा मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।